देखो अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। हाँ, बेसिकली डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो देखो जो आपका सबसे पहला गुणधर्म है वो है आपका धात्विक लक्षण। हमेशा याद रखना डी ब्लॉक के जितने भी तत्व है, जितने भी तत्व आप पढ़ने वाले हैं वे सभी कैसे हैं, धातु है। वे सभी कैसे धातु है। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व है सभी आपको धातु मिलेंगे। अब बताओ यदि सभी तत्व धातु है तो उनके गलनांक या क्वथनांक भी क्या होंगे, उच्च होंगे। ये क्या होंगे, आघातवर्धी होंगे। और इनमें कौन सा गुण होगा आपका, तन्यता का गुण पाया जाएगा। ये आपके क्या होंगे, ऊष्मा चालकता होंगे, मतलब ऊष्मा के चालक होंगे। ये आपके क्या होंगे, विद्युत के चालक होंगे। इस प्रकार से तो जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वे जितने भी तत्व है सभी धातु है। अब यदि धातु है तो उनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे, उच्च होंगे। वो आघातवर्धी भी होंगे। आघातवर्धी मतलब आघात करने पर वर्धी हो जाना, बढ़ जाना। दूसरा तन्य भी होंगे, तन जाएंगे। ऊष्मा चालक, ऊष्मा के चालक भी होंगे और ये विद्युत के चालक भी होंगे। धातु आपकी विद्युत की चालक होती है। हाँ, और साथ ही साथ इनमें क्या होती है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में भी जितने भी आप तत्व देखोगे उनमें विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे कि आपका जिंक है, ये आपकी धातु है, इसमें से धारा का प्रवाह हो जाता है। इसका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है और ये क्या है, आपकी धातु है। हाँ, आपने कॉपर का नाम सुने होंगे, कॉपर है ना, कॉपर भी क्या आपकी धातु है। जो आपका सोना है, एयू गोल्ड, वो भी धातु है। और आपका सिल्वर Ag, ये भी क्या आपकी धातु है। और ये सभी किन के अंतर्गत आते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। मतलब बात स्पष्ट है कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व वे सभी क्या है, धातु है। देखो सेकंड है गलनांक एवं क्वथनांक। देखना जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक आबंध पाया जाता है। इस बात को याद रखना। और धात्विक बंध सबसे प्रबल बंध होता है। धात्विक बंध कैसा होता है, प्रबल बंध होता है। हाँ, तो यदि आपका धात्विक बंध प्रबल है तो उसे तोड़ने के लिए भी आपको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इन तत्वों के बीच में धात्विक आबंध पाया जाता है जो कि बहुत प्रबल होता है, जिसे हमें तोड़ने के लिए अधिक तापमान देना पड़ता है। लेकिन यहां पर भी आपके कितने तत्व, 3 तत्व, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन तीनों तत्वों के जो आपके गलनांक क्वथनांक है वो कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। हाँ, सभी संक्रमण तत्व या यदि मैं बात करूं जितने भी डी ब्लॉक के तत्व है सभी के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। लेकिन इन तीनों तत्वों के गलनांक क्वथनांक बहुत ही निम्न होते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, जो आपके डी ब्लॉक के तत्व है उनके गलनांक क्वथनांक इसलिए उच्च होते हैं क्योंकि इनका जो डी उपकोष रहता है, डी उपकोष रहता है वो अपूरित रहता है। क्या होता है, अपूरित होता है। तो डी उपकोष अपूरित होने के कारण जितने भी आपके डी ब्लॉक के तत्व है उनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। लेकिन जिंक का आप देखना डी पूरी तरह से भरा है, आप कैडमियम का भी डी पूरी तरह से भरा है, मरकरी का भी डी पूरी तरह से भरा है। अब यदि इसका भी डी पूरी तरह से भरा है मतलब कि पूर्ण भरित है, अपूरित नहीं है, पूर्ण भरित है, पूर्ण भरित है, अपूरित नहीं है। तो बताओ इनके गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएंगे, निम्न हो जाएंगे। हाँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि जिंक, कैडमियम, पारा इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं क्यों, जबकि डी ब्लॉक के तत्वों गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। तो आपको लिखना है कि जो बेसिकली गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है डी ब्लॉक के तत्वों का वो इसलिए होता है क्योंकि डी उपकोष अपूरित होता है। हाँ, और जिंक, कैडमियम, मरकरी इनके जो डी उपकोष रहते हैं वो पूर्ण भरित होते हैं, जिस कारण इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत निम्न होते हैं। तीसरा है आपका परमाणु आकार। मतलब जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके हमें परमाणु आकार के बारे में अध्ययन करना है। हाँ, तो देखो डी ब्लॉक के जो तत्व है उनका अध्ययन कर रहे हैं हम आपके आवर्त वाइज। हाँ, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें हमें ऊपर से नीचे नहीं जाना, इस बार हमें जाना है बाएं से दाएं। कहां से कहां जाना है, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। हाँ, तो परमाणु आकार की बात करेंगे तो हम कहां से कहां जाएंगे, बाएं से
दाएं जाएंगे बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और ये आपका जिंक, ये है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है या कम होता है वो हमें देखना है। हाँ, तो देखो यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आपका क्या बढ़ता है, बेसिकली परमाणु क्रमांक। बाएं से दाएं जाते हैं तो आपका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। कैसे, इसका होता है 21, इसका होता है 22, इसका होता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। हाँ, अब यदि परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने का अर्थ होता है कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है मतलब नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन है उनकी भी संख्या बढ़ रही है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार के बढ़ने के कारण नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी मतलब नाभिक शक्तिशाली हो रहा है। नाभिक क्या हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। हाँ, और देखो डी में आपके यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5। हालांकि यहां पर होता आपका 5 ही है स्थायी होने के लिए। हाँ, यहां पर आपका 6, 7, 8, यहां पर आपका 10 होते हैं स्थायी होने के लिए, और यहां पर भी आपके 10 होते हैं। हाँ, यहां पर आपकी 2 चीज काम करेगी। हाँ, यहां पर जो आपका परमाणु आकार है वो 2 चीज पर निर्भर करेगा। पहला है आपका परिरक्षण प्रभाव, यहां पर 2 कारकों को आपको देखना रहता है, और दूसरा आपका नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश देखो कैसे, परिरक्षण प्रभाव का अर्थ क्या है, नाभिकीय आवेश। देखो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है जिसके कारण आपका नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। अब बताओ स्कैंडियम में ये क्या आपका स्कैंडियम का है स्कैंडियम का, तो क्या होगा आपका ये जो नाभिक है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है मतलब नाभिक की शक्ति बढ़ेगी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण ये आकार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आकार कम होता जाएगा, और होता भी यही है। यदि आप सामान्य बात करो अवस्था सारणी में, यदि बाएं से दाएं जाते हो तो परमाणु आकार कम होता है, यही होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में भी यदि आप बाएं से दाएं जाते हो तो परमाणु आकार बढ़ने के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो नाभिक रहता है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण आपका आकार छोटा होते जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा केवल कब तक देखा गया है, ऐसा देखा गया आपके क्रोमियम तक, ऐसा आपके क्रोमियम तक देखा गया है। उसके बाद देखा गया कि जो आपका मैग्नीज से लेकर कोबाल्ट तक की कहानी है, वहां पर जो आपका आकार है वो स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और उसके बाद अचानक से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। हाँ, उसके बाद अचानक से बढ़ने लगता है। तो अब इसका क्या कारण है वो समझो। हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पर अभी केवल नाभिकीय आवेश की बात की, परिरक्षण प्रभाव की बात नहीं की है। हाँ, तो देखो बाएं से दाएं जाने में परमाणु आकार बढ़ा जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। हाँ, यदि हम वास्तव में बात करें तो आपका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 4s2 3d1 होता है। मतलब ये आपका देखो ये पहला कोष हो गया, ये आपका दूसरा कोष हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा हो गया। हाँ, आपके जो आपका 4s में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। और आपके 3d में ये हो गया आपका तीसरा कोष, इसके 3d में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो ये वाला नाभिक इस इलेक्ट्रॉन ये यहां पर भी प्रभाव दिखाएगा, यहां पर भी दिखाएगा, यहां पर भी दिखाएगा, यहां पर भी दिखाएगा। हाँ, तो बेसिकली इस स्थिति में यहां स्कैंडियम की स्थिति में परिरक्षण प्रभाव का मान कम है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की शक्ति से बचाना, नाभिक की शक्ति से बचाना। अब बताओ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्या ये नाभिक की शक्ति से इन्हें बचा सकता है, नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, कम है बहुत। हाँ, तो इस स्थिति में परिरक्षण प्रभाव बहुत कमजोर हो जाता है, और केवल आपको नाभिकीय आवेश पर ध्यान देना रहता है और किसी बात पे ध्यान नहीं देना रहता। हाँ, तो जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाओगे तो बताओ यदि हम टाइटेनियम आते तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। अभी भी इसमें उतनी शक्ति नहीं है कि परिरक्षण प्रभाव उतना भी प्रबल नहीं है कि वो इसे अंदर बुलाने से रोक दे। फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 3। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं,
3 हो जाते हैं। हाँ, अभी भी इनमें उतना पावर नहीं आया, लेकिन जैसे आप क्रोमियम तक जाते हो, मैग्नीज तक जाते हो, तो इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कि ये सभी परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ा देते हैं। हाँ, तो कहां तक? स्कैंडियम से क्रोमियम तक। स्कैंडियम से क्रोमियम तक की जो स्थिति है उसमें हमें देखने मिलता है कि यदि आप बाएं से दाएं जाते हो तो आपको परमाणु आकार कम होने मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मान ना के बराबर होता है और नाभिकीय आवेश का मान देखो निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ दो लोग काम कर रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हो मैं एक इंसान हूं, मुझे एक इधर से खींच रहा है, मुझे इधर से खींच रहा है। मैं उधर कब खिंचाऊंगा? जब मुझे जो इधर से खींचने वाला बंदा है वो ज्यादा बल से खींचेगा, इधर से खींचने वाला कम खींचेगा। तो वैसे यहां पर दो चीज है, पहला ये नाभिक आवेश पर बल भी लगा रहे हैं और दूसरा ये लोग क्या कर रहे हैं, इस नाभिक की ये जो नाभिक है इसको यहां पर आवेश लगाने से रोक भी रहे। लेकिन अभी पावर मौजूद है, इसकी नाभिक की पावर मौजूद है, इनकी पावर उतनी मजबूत नहीं कि बाहर जाने से इसका रोक सके प्रभाव को। हाँ, तो शुरुआत में क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होने का तथा नाभिकीय आवेश तो देखो बाएं से दाएं जा रहे तो बढ़ ही रहा है नाभिकीय आवेश 22, 23, 24, तो आकार क्या होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन क्या होता है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, यहां पर क्या होता है आपका, देख लो इलेक्ट्रॉन की संख्या मैग्नीज में कितनी हो गई 5, आयरन में कितनी हो गई 6 हो गई, कोबाल्ट में कितनी हो गई आपकी 7 हो गई। हाँ, तो देखो यहां आकार क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। लगभग बराबर होने का कारण क्या है? लगभग बराबर होने का कारण यह है कि परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश का मान बराबर हो गया। जैसे मुझे कोई खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। हाँ, यदि वे दोनों ही बल लगा रहे और मैं नहीं खींचा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये जितना बल लगा रहा है उतना ही बल ये भी लगा रहा है। हाँ, तो उसी प्रकार से यहां पर क्या होता है, जैसे आप क्रोमियम के बाद जाते हो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट तक, तो जो आपके परिरक्षण प्रभाव का मान होता है, नाभिकीय आवेश का मान होता है, वो लगभग बराबर होता है। दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जैसे इधर से कोई 5 न्यूटन का लगा रहा है, इधर से 5 न्यूटन का लगा रहा है, एक इधर लगा रहे, एक इधर लगा रहे, निरस्त हो गया, मैं खिंचाऊंगा ही नहीं। हाँ, तो उसी प्रकार से यहां पर भी यही हो रहा है, नाभिकीय आवेश इस पर बल लगा रहा है और ये उतना ही परिरक्षण प्रभाव क्या कर रहा है, इस पर आरोपित कर रहा है। आप ऐसा समझ सकते हो। हाँ, जिसके कारण इनका आकार क्या हो जाता है, लगभग समान ही रहता है। अब जैसे ही हम निकिल से आगे जाते हैं, निकिल, कॉपर, जिंक, तो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब ज्यादा बढ़ जाती है, 8, 10 ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब कौन प्रबल हो जाएगा, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है रक्षण करने का प्रभाव। हाँ, पहले इलेक्ट्रॉन क्या थे, बहुत ही कम थे, बहुत ही कम थे, दो 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। हाँ, लेकिन जैसे आप मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट में तो इतने इलेक्ट्रॉन आ गए थे कि ये रक्षा कर पा रहे थे और ये इनकी जो रक्षण करने की क्षमता थी वो नाभिकीय आवेश के बराबर थी, जिसके कारण आकार आपका कम ज्यादा हो ही नहीं रहा था, इनका आकार आपको लगभग सामान्य देखने में रहता। लेकिन जैसे हम निकिल, कॉपर, जिंक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, अब ये रक्षा ज्यादा करेंगे। अब क्या करेंगे, ये रक्षा ज्यादा करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। अब बात आएगी, चलो ये जो है ये रक्षा ज्यादा करेंगे, मतलब नाभिक का प्रभाव यहां पर नहीं पड़ पाएगा, तो आपका आकार कैसे बढ़ेगा, अब तो आकार आपका स्थिर हो जाना चाहिए। क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण आकार आपका बढ़ता जाता है। हाँ, तो क्या होता है, प्रारंभ में जब आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो परमाणु आकार का मान कम होते जाता है। कारण है क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। उसके बाद आकार आपका लगभग स्थिर हो जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव का मान बराबर होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन अचानक फिर मान आपका बढ़ने लगता है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश के मान से प्रबल हो जाता है, जिसके कारण आपका परमाणु आकार बढ़ने लगता है। तो आपको लिखना रहता है एग्जाम में। देखो नेक्स्ट है आपका परमाणु आयतन एवं घनत्व। मतलब यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो आपके परमाणु आयतन में क्या परिवर्तन आता है, बढ़ता है, कम होता है। वैसे ही घनत्व को भी देखना है, घनत्व बढ़ता है, कम होता है। हाँ, देखो इसके लिए हम आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी का सहारा लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये आपके तत्व है। बाएं से दाएं जाने पर आपके परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। हाँ, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ रहे हैं,
परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं। यदि परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो नाभिक की शक्ति भी बढ़ती है। ये जो आपका नाभिक है इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। यदि आपके किसकी संख्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, तो इस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है मतलब नाभिक की शक्ति मजबूत होती है। नाभिक की शक्ति मजबूत होती है मतलब क्या हो जाएगा, ये जो नाभिक है, जो बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन पर प्रभाव ज्यादा लगाएगा। प्रभाव ज्यादा लगाएगा तो बताओ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अंदर खींचते जाएंगे। अंदर खींचते जाएंगे तो आकार क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो और यदि आकार छोटा होगा तो आयतन भी क्या होगा, कम होते जाएगा। आयतन का मतलब होता है घेरा जाने वाला स्थान। यदि आकार छोटा है तो घेरा जाने वाला स्थान भी कम होगा। हाँ, तो जैसे हम जब परमाणु आकार की बात करते तो बाएं से दाएं जा रहे थे, तो प्रारंभ में परमाणु आकार घट रहा था क्योंकि आपका नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था और परिरक्षण प्रभाव बहुत ही दुर्बल था, तो आपका परमाणु आकार कम हो रहा था प्रारंभ में क्रोमियम तक। हाँ, इस कारण परमाणुविक आयतन भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे मैं बात करूं मैग्नीज से लेकर कोबाल्ट तक की, तो आपका परमाणु आकार क्या हो गया था, स्थिर हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि जो आपका परिरक्षण प्रभाव था, यहां पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे, हाँ, इनके द्वारा जो रक्षण करने का प्रभाव था यहाँ के इलेक्ट्रॉनों का, और ये जो नाभिक पावर लगा रहा था, नाभिक की शक्ति लगा रहा था, वो बराबर हो गई थी, जिसके कारण आपका परमाणु आकार भी बराबर हो गया था। अब यदि परमाणु आकार बराबर हो गया तो परमाणु आयतन भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। परमाणु आयतन भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हाँ, अब अंत में क्या हो रहा था, अंत में यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ गई थी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अत्यधिक बढ़ने के कारण इनके द्वारा जो रक्षण करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई थी और अपना नाभिक, अपना प्रभाव यहां पर दिखाई नहीं पा रहा था, पूरा का पूरा प्रभाव यहीं पर दिखा रहा था। हाँ, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई थी, इसके कारण ये वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे, जिसके कारण आपका आकार बढ़ता जाता था। अब यदि आकार आपका बढ़ेगा तो परमाणु का आयतन भी बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु का आयतन मतलब परमाणु में जो स्थान है जो घेरा जा सकता है, और यदि आकार बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो प्रारंभ में आपका आयतन कम होता है क्योंकि आकार कम होता है। आकार कम क्यों होता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश आपका बढ़ते जाता है, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। इसके बाद आपका आकार लगभग स्थिर हो जाता है, तो आयतन भी स्थिर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नाभिकीय आवेश और जो परिरक्षण प्रभाव लगभग इक्वल हो जाता है। और अंत में क्या होता है, आपका परिरक्षण प्रभाव बहुत अधिक प्रबल होता है नाभिकीय आवेश की तुलना में, जिस कारण आकार बढ़ता जाता है। आकार बढ़ेगा तो परमाणु का आयतन भी बढ़ता जाएगा। हाँ, अब बात ये तो हो गया आपके आयतन की। अब बात करते घनत्व की। देखो, घनत्व बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान बटे आयतन। बस यदि आपको आयतन का मान मालूम है तो बस पलट देना, घनत्व तो निकल जाएगा। यदि आयतन का मान बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा, और यदि आयतन का मान कम होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, आपका अपने आप बढ़ जाएगा। तो बताओ, प्रारंभ में जब हम बाएं से दाएं जा रहे थे तो परमाणुविक आयतन कम हो रहा था, परमाणुविक आयतन कम हो रहा था, है ना। बाएं से दाएं जब जा रहे थे तो परमाणु आकार छोटा हो रहा था क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था। परमाणु आकार छोटा हो रहा था तो परमाणु का आयतन भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। परमाणु का आयतन भी कम होता है, और यदि परमाणु का आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा, इनका उच्च होगा। घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। उसके बाद आपका परमाणु का आयतन क्या हो गया था, स्थिर हो गया था, क्योंकि आकार स्थिर हो गया था। और यदि परमाणु का आयतन स्थिर है तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था आपका, जो आपका निकिल कॉपर जिंक अंत की यदि बात करें तो परमाणु का आयतन क्या होने लगा था, बढ़ने लगा था। क्यों बढ़ने लगा था, क्योंकि आपका परमाणु आकार बढ़ रहा था। हाँ, क्योंकि देखो परिरक्षण प्रभाव मजबूत हो गया था, ये वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे थे, तो आपका आकार बढ़ रहा था। आकार के बढ़ने के कारण परमाणु आयतन भी बढ़ रहा था। परमाणु आयतन बढ़ रहा था तो अब घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो प्रारंभ में आपका घनत्व बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है, और अंत में जाके घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखना, जो हरकत आयतन करेगा उसकी उल्टी करेगा आपका घनत्व। देखो बेसिकली नेक्स्ट क्या है आपका, आयनीकरण की एंथैल्पी, है ना। इसका मतलब है कि जब हम डी ब्लॉक के तत्वों को आयनित करेंगे, क्या करेंगे, आयनित करेंगे, तो हमें एंथैल्पी कितनी देनी पड़ेगी, ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी बाहर से, वही होती है आपकी आयनीकरण की एंथैल्पी। हाँ, तो आयनित करने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को निकालना। इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रोसेस कहलाती है आपकी आयनीकरण। तो जब हम डी ब्लॉक के तत्वों में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यही क्या कहलाता है, आपका आयनन विभव कहलाता है ना। किसी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आपका आयनन विभव कहलाती है।
हाँ, और आयनीकरण की एंथैल्पी का भी मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। हाँ, तो आयनीकरण की एंथैल्पी और आयनन विभव वही होता है। हाँ, बेसिकली बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, हमें वो देखना है। हाँ, तो देखो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर 21, 22, 23, 24, 25, इस प्रकार 26, 27, 28 चलता जाता है। तो परमाणु क्रमांक यदि आपका बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, नाभिक की शक्ति बढ़ती है। अब यदि नाभिक की शक्ति बढ़ेगी तो बताओ इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल होगा या आसान होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर शक्ति बढ़ रही है। मतलब ये वाला जो नाभिक है, जैसे जैसे आप बाएं से जा रहे हो तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मतलब नाभिक की शक्ति बढ़ रही है। मतलब ये जो नाभिक है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव ज्यादा लगा रहा है, प्रभाव ज्यादा लगा रहा है। और बताओ यदि प्रभाव आपका ज्यादा लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या लगेगी, ज्यादा ऊर्जा लगेगी। यदि ये वाला नाभिक इस पर प्रभाव लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो बात यही है कि यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के कारण, किसमें, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के कारण नाभिकीय आवेश के मान में भी वृद्धि होती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। और आपके आयनीकरण की एंथैल्पी और आयनन विभव का मान भी क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है।